नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन में नजर रहेगी उन खबरों पर जो दिन भर रही सुर्खियों में। सबसे पहले बात होगी कांग्रेस की, जहां बताएंगे आपको आखिर क्यों पार्टी में हलचल मची हुई है। साथ ही बात होगी राजनीतिक नियुक्तियों की, जिस पर अभी भी राज जारी है। वहीं बात होगी विधानसभा सत्र की, जहां भारत माता के नाम पर तकरार की स्थिति पैदा हो गई है। फिर बात होगी यूक्रेन संकट की, जिस पर राजस्थान सरकार गंभीर है। तो कांग्रेस मिशन 2023 की तैयारियों में जुटा है। सदस्यता अभियान जोर शोर से चल रहा है। इसी बीच सीकर में कुछ ऐसा हुआ कि सवाल उठने लगे। क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक है? ये रिपोर्ट देखिए। क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है? संगठन के कार्यकर्ता और हम जैसे लोग जो समग्र रूप से कार्यकर्ता का काम करते हैं, वो पहुंचे तो कहां पहुंचे? सरकार बची रहे। अब ये समय चला गया है। अब समय है सरकार पुनः बनाने का। सुन लीजिए, कांग्रेस की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ रही है। आरोप लगाने वाले कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, सांसद भी रह चुके हैं, विधायकों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सुभाष महरिया साफ साफ कह रहे हैं 3 साल से सिर्फ सरकार बचाने का खेल चल रहा है, कार्यकर्ताओं की कोई नहीं सुन रहा। उस ग्राम पंचायत को हमें ब्लॉक से जोड़ना है, उस ब्लॉक को हमें जिले से जोड़ना है। लेकिन यारो जुड़े तो तब ना जब 8 के 8 एमएलए होंगी। आज तक कभी मीटिंग ही नहीं हुई हमारे जिले में। तो दरअसल सीकर जिले में कांग्रेस के सदस्यता अभियान और संगठनात्मक चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस बैठक में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और चुनाव प्रभारी संजय निरुपम भी मौजूद थे। लेकिन मंच से ही सुभाष महरिया ने अपनी ही पार्टी पर कई सवाल दागे। संजय निरुपम साहब, दिल्ली जाकर आप कहिएगा पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद समीक्षा तक नहीं हुई आज तक। न दिल्ली में हुई, न प्रदेश में हुई, न जिले में हुई। ये कैसे चलेगा? बिल्कुल नहीं चलने देंगे। समीक्षा करने में क्या परेशानी है जी? सदस्यता अभियान है तो सदस्यों की राय जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में समीक्षा होनी चाहिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में समीक्षा होनी चाहिए, ऑल इंडिया लेवल पर समीक्षा होनी चाहिए। हालांकि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पार्टी में किसी भी तरह की गुटबाजी से इनकार किया है। साथ ही ये भी कहा कि पार्टी में कार्यकर्ताओं का पूरा सम्मान किया जाता है। कोई गुटबाजी नहीं है कांग्रेस में। सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को कांग्रेस में अपनी बात कहने की पूरी आज़ादी है। भारतीय जनता पार्टी की तरह हिटलरशाही नहीं है और हर व्यक्ति के अपने विचार महत्वपूर्ण होते हैं और संगठन वही होता है जो हर कार्यकर्ता, हर नेता के विचारों को अंगीकृत करते हुए उस पर गहन विचार विमर्श करे। वहीं कांग्रेस के राजस्थान चुनाव प्रभारी संजय निरुपम ने कार्यकर्ताओं को सलाह दी कि ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाए जाएं और पार्टी के डिजिटल अभियान को आगे बढ़ाएं। आने वाले दिनों में 31 मार्च से पहले लगभग 50 लाख के आसपास मेंबर बनाए जाएंगे पूरे राजस्थान में, जो कि शायद पूरे हिंदुस्तान में सर्वाधिक होगा। और इस मेंबरशिप ड्राइव के जरिए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सरकार के कार्यक्रमों को पहुंचाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कांग्रेस के कार्यक्रमों के माध्यम से जोड़ने का अभियान पूरा किया जाए, यह एक उद्देश्य है। तो मुझे उम्मीद है कि सीकर जिला पूरे राजस्थान में इस पूरे अभियान में सबसे आगे रहेगा। कांग्रेस के सदस्यता अभियान की बैठक में भले ही नेताओं ने पार्टी को मजबूत बनाने की बात कही, लेकिन कहीं न कहीं नेताओं और कार्यकर्ताओं का दर्द भी छलक उठा, जो ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। सीकर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए संदीप हुड्डा की रिपोर्ट। उधर कांग्रेस के कुछ नेताओं को मिले राजनीतिक पद और कैबिनेट मंत्री के दर्जे को लेकर प्रदेश में सियासत आई है। बीजेपी मंत्री के दर्जे को लेकर सवाल उठा रही है, इसे कोर्ट में ले जाने की धमकी दे रही है, तो कांग्रेस पीछे हटने की जगह बीजेपी को कोर्ट में जाने की चुनौती दे रही है। देखिए बाबूलाल धायल की खास रिपोर्ट। राजनीतिक पुनर्वास पर सियासी रार।
उसके अतिरिक्त आप किसी प्रकार की सुविधा देते हैं तो नियमों की अवहेलना करते हैं, जो उचित नहीं है। नियुक्ति विवाद पर अब कोर्ट वाली चुनौती। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आप ये दे नहीं सकते, उनको सौगंध है, कोर्ट में जरूर जाना, सिर्फ बयान मत देना। पूर्व मंत्री और पूर्व पीसीसी चीफ डॉक्टर चंद्रभान, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सांसद रामेश्वर डूडी, पूर्व कैबिनेट मंत्री बृज किशोर शर्मा, ये वो चंद नाम हैं जिनकी हालिया राजनीतिक नियुक्ति को लेकर प्रदेश की सियासत गर्म है। पिछली कांग्रेस सरकार में कद्दावर रहे ये तीनों नेता 2018 में विधानसभा तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन राजनीतिक नियुक्ति के तौर पर जब इन्हें पद मिला तो बीजेपी नाराज हो गई। हालांकि बीजेपी को इनकी नियुक्ति से ज्यादा इनको दिए कैबिनेट मंत्री के दर्जे पर आपत्ति है। मैं सोचता हूं कि उनको मंत्री का दर्जा देने वाला उसमें कहीं मेंशन नहीं है। उनका स्टेटस क्या है, उनको सैलरी क्या मिलेगी, उनकी सुविधाएं क्या होगी, ये तो मेंशन है। ये जो अतिरिक्त करके जो एक आपने सबको मंत्री बनाने का जो कोटा किया है, ये उचित नहीं है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ तो इस मुद्दे को कोर्ट में चुनौती देने तक की धमकी दे चुके हैं, तो इस पर पलटवार करते हुए विधानसभा में उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी कोर्ट में जवाब देने का दावा करते हैं। स्टेट मंत्री का दर्जा देना जो कि संविधान के प्रावधानों के विपरीत है। संविधान के अलग अलग अनुच्छेद ये स्पष्ट कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट कहता है कि 15% से ज़्यादा कुल विधायकों की संख्या का मंत्रिमंडल नहीं हो सकता। पिछले दरवाजे से इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं और मैं पूरा अध्ययन करूंगा। अगर मान्य विधायकों को इस प्रकार का दर्जा दिया गया तो अध्ययन करने के पश्चात निश्चित तौर पर उच्च न्यायालय में इस बात को चुनौती देंगे। देखिए, आला कमान ने, मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने सबसे जो भी राजनीतिक नियुक्तियां की है वो सबसे सलाह मशवरा करके बैठ के बात करके की है और नियमों में की है। विपक्ष को कोर्ट जाना है तो कोर्ट खुले हैं, स्वतंत्र है, वो जा सकते हैं, अपनी बात तो कह सकते हैं। सरकार ने जो भी नियुक्तियां की है सब देख के सोच विचार के की है। बीजेपी संवैधानिक प्रावधान का हवाला देकर कांग्रेस को अपने पांव खींचने का दबाव बना रही है, तो गहलोत सरकार के फायर ब्रांड कैबिनेट मंत्री खाचरियावास तो बीजेपी को कोर्ट जाने की चुनौती ही दे रहे हैं। ये जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आप ये दे नहीं सकते, उनको सौगंध है, कोर्ट में जरूर जाना, सिर्फ बयान मत देना। दिक्कत क्या है कि ये बीजेपी के जितने भी नेता हैं सिर्फ बयान देते हैं, यहाँ पर बयान देकर अखबार में खबर छपवाते हैं, उसके बाद कोर्ट में नहीं जाते। बहरहाल कद्दावर नेताओं को मंत्री के दर्जे से नवाजकर सीएम गहलोत ने 2023 की जंग की तैयारी कर दी है। भले ही ऐसे कई नेता चुनाव हार गए हों, लेकिन जनता में उनकी स्वीकार्यता अभी भी है। तो इनको पद और दर्जा देकर सीएम गहलोत जातीय और क्षेत्रीय समीकरण भी साधते दिख रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किल ये भी है कि राजनीतिक नियुक्तियों से कांग्रेस में नाराजगी की जो उम्मीद पार्टी ने लगाई थी, ऐसा लगता है कि फिलहाल तो सीएम की सधी सियासत उसे साध चुकी है। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। वहीं बीजेपी का दावा है कि 3 नेताओं को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देना अनुच्छेद 164(1)(a) के प्रावधान का उल्लंघन है। हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या कहता है संविधान और क्या है अनुच्छेद 164(1)(a) का राजस्थान में उल्लंघन। अनुच्छेद के प्रावधान के मुताबिक मंत्रियों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% तक हो सकती है। राजस्थान में विधानसभा में 200 सदस्य हैं। 200 सदस्यीय विधानसभा में 30 मंत्री बन सकते हैं। राजस्थान में अभी सीएम समेत 30 मंत्री हैं। 3 नेताओं को कैबिनेट मंत्री के दर्जे के बाद मंत्रियों की संख्या 33 हो जाती है। सवाल है, क्या अनुच्छेद 164(1)(a) के प्रावधान का उल्लंघन हुआ है?
और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान जोरदार बहस में मां बाप के सम्मान की बात आई तो भारत माता के नाम पर भी हंगामा हुआ। सदन में बीजेपी के विधायक मदन दिलावर बोल रहे थे जब उन्होंने वृद्धाश्रम में बजटीय सहायता में कमी का मुद्दा उठाया। इस बहाने कांग्रेस का बुजुर्ग का सम्मान न करने के आरोप लगाए गए तो भारत माता के नाम को लेकर भी झड़प हुई। मदन दिलावर भारत माता के नाम को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाते रहे। अब देखिए आखिर क्या हुई थी तकरार। हम अंग्रेजी स्कूल खोलेंगे। हमारे यहाँ कहा गया है अरे तो भारत माता का भी सम्मान नहीं करते। भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है। बुद्धि यशोबलम तो भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है। माननीय सभापति महोदय वो भी भारत माता का दुश्मन सभापति महोदय विरोपित किया जाएगा कि इनको तो भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है। ऐसे कपूत बैठे इस भारत माता के शर्म तो करो। खाते हैं माँ बाप का सम्मान करते हैं। आप बंद करिए। माननीय सभापति महोदय देखिए आप करें, मैंने अभी प्रारंभ किया है। समाप्त करें तो इन जैसे कपूत मानिए प्लीज सहयोग करें, प्लीज सहयोग करें, समाप्त करें। 1 मिनट में समाप्त करें अपनी बात। पहले वक्ता है साहब, प्लीज समाप्त करें। उपनर है हमारे आज के आपने जो मुझे ये सूची जो दी पेश की आसन को ये 15 मिनट के लिए और 15 मिनट से 16 मिनट इनको हो गए। प्लीज सहयोग करें। प्लीज सहयोग करें। पहले दोनों माननीय सदस्य इनका नाम देख के अपना नाम पीछे कर लिया। माननीय सदस्य मेरा निवेदन, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं सेकंड वक्ता को फिर जो है समय नहीं दूंगा बिल्कुल भी। मैं समय ज्यादा नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा। प्लीज सहयोग करें विराजी आप। प्लीज सहयोग करें। क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं आप। लेते हैं अगली खबर का। आईफोन वापसी पर बीजेपी में फूट देखने को मिल रही है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी विधायकों में हाथापाई होते होते बची है। आईफोन वापसी पर बीजेपी विधायकों में मतभेद देखने को मिला है। झगड़े हो गए बीजेपी के परिवार के अंदर, पता है आपको, बहुत भयंकर बहस हो गई। ये मान लेना इन विधायकों में हाथापाई होते होते बची है। इन्होंने कह दिया फोन वापस दो, वो कह रहा मैं नहीं दूंगा। अब माथापोड़ी हो रही है, कई समझा रही है, बीच बचाव कर रही है। अरे लड़ो मत यार, फोन तो देना पड़ती। अब फोन को लेकर बीजेपी विधायक दल में तो झगड़ा हो रहा है जबरदस्त। वो कह रहे हैं मैं पहले आपने लैपटॉप क्यों लिया, मकान क्यों लिया, सुविधाएं क्यों ली, अभी हमने 10 करोड़ की सड़कें दी है बीजेपी के एमएलए कांग्रेस के, तो बीजेपी वाले 10 करोड़ की सड़कें वापस दे देंगे। ये जो नाटक कर रहे हैं ना, ये नाटक बंद करो भैया। अखबार में छपवाने के लिए हम फोन वापस दे रहे हैं तो थाने सौगंध है पुरानो माल भी वापस दो। राजस्थान की जनता पूछ रही है और बात चाहे जनता। अरे भाई काम करो जी, पूरा करो। विरोध करो तो पूरा करो, आधा अधूरा मत करो। बीजेपी के साथ दिक्कत क्या है, विरोध में भी ये एक इकट्ठे नहीं होते। विरोध भी पूरे मन से नहीं करते हैं, आधे अधूरे मन से करते हैं। एक जना देखता है इसको फायदा नहीं हो जाए, उसको नहीं हो जाए, इसी में लगे। उधर राजसमंद से बीजेपी विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने बजट सत्र के दौरान महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा जोर शोर से उठाया। तो दीप्ति माहेश्वरी ने कहा कि राजसमंद नगर परिषद की बजट बैठक में कांग्रेसी पार्षदों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। ऐसे प्रदेश में जब महिला विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाओं की क्या स्थिति होगी। सरकार में सुरक्षित नहीं है। जिस प्रकार से राजसभा उसका कांग्रेस के पार्षदों ने जिस तरीके का व्यवहार करा, तो जहां के कांग्रेस के पार्षद ही महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं तो हम ये कैसे आशा कर सकते हैं कि राजस्थान सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ करेगी। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी यूक्रेन संकट पर सरकार के जवाब की। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। राजस्थान पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांस्टेबल भर्ती 2021 की लिखित परीक्षा का टाइम टेबल जारी हो चुका है। 13 से लेकर 16 मई तक परीक्षा का आयोजन होगा। तो लिखित परीक्षा होगी, 13 से 16 मई तक परीक्षा का आयोजन होगा। 4 दिनों तक 2 पारियों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबल और होमगार्ड आरक्षी की भर्ती के लिए ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। पीएचक्यू में भर्ती और पदोन्नति बोर्ड के पुलिस अधीक्षक ने ये टाइम टेबल जारी किया है।
तो राजस्थान पुलिस मुख्यालय से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, 13 से लेकर 16 मई तक परीक्षा का आयोजन होगा। 2 पारियों में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और भी ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, टाइम टेबल जारी कर दिए गए हैं और क्या कुछ जानकारी आपके पास परीक्षा को लेकर? देखिए, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का लिखित जो टाइम टेबल है वो आज राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने घोषित कर दिया है। और भर्ती एवं पदोन्नति जो बोर्ड के पुलिस अधीक्षक हैं डॉक्टर रामेश्वर सिंह, उन्होंने ये टाइम टेबल घोषित किया है। अब ये जो परीक्षा है, लिखित परीक्षा है, वो 13 मई, 14 मई, 15 और 16 मई को आयोजित होगी। यह परीक्षा 4 दिनों तक चलेगी और 2 पारियों में इस परीक्षा को लिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका विष्णु तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं यूक्रेन से आ रही बड़ी खबर का। खार्किव से तुरंत निकले भारतीय। विदेश मंत्रालय ने नई एडवाइजरी जारी कर दी है। रूस से मिली जानकारी के बाद नई एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ऑपरेशन गंगा के तहत 3,350 भारतीयों की अब तक वतन वापसी हो चुकी है, यानी कि भारत वापस लौट चुके हैं। 15 उड़ानें यूक्रेन से भारतीयों को लेकर आई हैं। 17,000 भारतीय यूक्रेन से बाहर निकल चुके हैं। यूक्रेन को राहत सामग्री लगातार भेजी जा रही है। तो रूस यूक्रेन संकट। बुडापेस्ट से दिल्ली पहुंची फ्लाइट SG9522। तो ये फ्लाइट इस वक्त दिल्ली पहुंच चुकी है। भारतीयों को लेकर ये फ्लाइट इस वक्त दिल्ली पहुंच चुकी है। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों की वतन वापसी हुई है। बड़ी खबर यूक्रेन संकट को लेकर आपको बता दें, इस वक्त फ्लाइट संख्या SG9522 बुडापेस्ट से दिल्ली पहुंच चुकी है। तो इसमें कई भारतीय इस वक्त मौजूद हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जब फ्लाइट दिल्ली में उतरी तो किस तरीके से भारतीय छात्रों का जोरदार स्वागत किया गया। उधर यूक्रेन मामले पर आज विधानसभा में सरकार की ओर से जवाब दिया गया। स्थगन प्रस्ताव पर जवाब देते हुए मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि यूक्रेन में राजस्थान के करीब 1,000 लोग फंसे हैं, जिन्हें सकुशल वापस लाने के लिए प्रयास जारी है। वहीं विपक्ष ने विश्वास दिलाया कि लोगों की सकुशल वापसी के लिए वे सरकार के साथ खड़े हैं। वहीं विपक्ष ने भी इस मसले पर सरकार को साथ खड़े होने का सदन में विश्वास दिलाया। इस युद्ध के कारण यूक्रेन में रह रहे राजस्थान के नागरिकों एवं छात्र छात्राओं को बहुत ही खतरा है और बच्चे बहुत ही डरे हुए और भयभीत वहाँ से जब भी बात करते हैं तो बहुत डरे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसी परिस्थितियों में राजस्थान सरकार द्वारा यूक्रेन में फंसे हुए नागरिक एवं छात्र छात्राओं को सुरक्षित लाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार यूक्रेन में फंसे राजस्थान वासियों को सुरक्षित वापस घर लाने के लिए अभी राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त श्री धीरज श्रीवास्तव को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, क्योंकि राजस्थान फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन है जिसमें कि ऑल इंडिया और ऑल वर्ल्ड के जो राजस्थानी प्रवासी हैं उनसे उनका लिंकअप है, एक ग्रुप बना हुआ है। तो उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने विदेश मंत्रालय और यूक्रेन में भारत के दूतावास के साथ लगातार वो संपर्क में हैं, जिससे कि राजस्थान वासी सुरक्षित अपने प्रदेश में आ सकें। वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी की मांग को लेकर एआईसीसी ने सोशल मीडिया पर स्पीक अप प्रोग्राम के जरिए आवाज उठाई है। इसी की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में राजधानी जयपुर में राजस्थान में कांग्रेस सरकार में जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने भी आवाज बुलंद की। उन्होंने आवाज बुलंद करते हुए केंद्र सरकार को चेताया कि यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों की सुरक्षित रूप से स्वदेश वापसी होनी चाहिए। की बात है, यूक्रेन में हमारे छात्र छात्राएं विकट रूप से फंसे हुए हैं। कुछ आए भी हैं। कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी लगातार इस बात को लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। हमारा प्रयास भी यह है कि
छात्र जो या छात्राएं जो भी वहाँ से आए उनको हम ठीक तरीके से उनके घरों तक पहुँचाएं। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इसके लिए एक स्पीकर प्रोग्राम भी चलाया है। मैं भी मांग करता हूँ भारत सरकार यूक्रेन में फंसे हुए हमारे बच्चों के प्रति, देश के बच्चों के, देश के छात्र छात्राओं के प्रति पूरी सजगता के साथ में त्वरित कार्रवाई करे। और कर लेते हैं अगली खबर का। गाड़ी ना मिले तो खार्किव से तुरंत पैदल निकले। भारतीय दूतावास की ओर से ये दूसरी नई एडवाइजरी जारी कर दी गई है। तो बड़ी खबर सीधे यूक्रेन से आपको बता रहे हैं। भारतीय दूतावास ने दूसरी एडवाइजरी जारी कर दी है। दूतावास ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर गाड़ी नहीं मिल रही है तो खार्किव से तुरंत पैदल ही निकल जाए। ये बात इस स्थिति को बयां करती है कि जल्द ही यूक्रेन में हालात बद से बदतर होने वाले हैं। भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर दी है। इससे पहले भी एक एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि जल्द से जल्द जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं वे निकलने की कोशिश करें। इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय दूतावास की ओर से दूसरी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। तो दूतावास ने साफ तौर पर कहा है गाड़ी ना मिले तो खार्किव से तुरंत पैदल निकल जाए। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बुलेटिन में आगे दिखाएंगे कैसे बीच सड़क मौत बनकर आई बस।